जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके जीएस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे देखो हमारा पहला ही क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि तीसरी वर्ल्ड फ्रूट इंडियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो तीसरी वर्ल्ड फ्रूट इंडियन 2024 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, जैसे बोल सकते हो विश्व खाद्य भारत 2024 तीसरा संस्करण है ना, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो याद रखना भैया ये कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और जैसा कि आपका फेवरेट पेन रेड कलर है ना, मुझे आप लोग कमेंट करते हो, बताते रहते हो। तो चलते हैं दोस्त अपने क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय रेलवे द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला गेज कौन सा है। तो भैया कौन सा गेज है जो भारतीय रेलवे द्वारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और रेलवे से संबंधित क्वेश्चन भी है तो इसको थोड़ा सा करीब से देखना है। तो यहाँ पे देखो आपका ब्रांड गेज हो जाएगा सही जवाब। ब्रांड गेज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही सी जो है सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो चौड़ाई होती है दोनों पटरियों की, वो पता कितनी होती है, याद रखना ये 5 फुट 6 इंच होता है, ठीक है ना। और अगर मीटर में पूछोगे तो 1.676 मीटर है ना, ऐसे मैंने आपको बताया था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। इनमें से कौन सा है जो प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, आपका क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट या वेयर चेक। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया गया है वो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका अक्टूबर क्रांति, अगस्त क्रांति या फिर ये दोनों। तो याद रखना भैया इसे अगस्त क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं, अगस्त क्रांति कहते हैं, क्योंकि भैया ये जो स्टार्टिंग हुई थी वो इसकी हुई थी 8 अगस्त में। कब हुई थी, 8 अगस्त को, इसलिए इसे अगस्त क्रांति कहते हैं। और 1942 का समय था ना, कौन सा समय था, और सॉरी यहाँ पे मैंने बात कर दिया, माफी चाहते हैं, यहाँ पे 1942 का समय था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं फिर, ये अगस्त क्रांति को विशेष रूप से आप ध्यान रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम अगस्त क्रांति है, और ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और यहाँ पे देखो अगला प्रश्न है हमारा कि जुलाई 2024 तक कितने देश अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे। तो भैया 2024 तक कितने देश हैं जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का हिस्सा थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट जवाब है वो क्या होगा, तो भैया बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो 16 दे रखा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है दोस्त। और क्योंकि ये देखो आपकी करंट का क्वेश्चन 2024 से संबंधित है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या था। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो वंदे भारत एक्सप्रेस। देखो कुछ लोगों ने टिक कर भी दिया होगा, लेकिन दोस्त ये गलत है। अब आपके पास बी और सी में से 2 जवाब बचते हैं, और ये तो वैसे भी नहीं होगा इसका जो सही जवाब है ना। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे दे रखा है। और आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित झील में से कौन सा नमकीन पानी का झील है। इनमें से कौन सा झील है जो नमकीन पानी का झील है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आप जो जवाब लगाने जा रहे होंगे वो मैं समझ गया कि आप सांवर झील की बात करेंगे, ऑप्शन सी की, है ना। क्योंकि यहाँ पे चिल्का है नहीं, अगर चिल्का होता तो आप बता सकते थे कि भैया ये उड़ीसा में है चिल्का और ये खारे पानी की झील है ना। यहाँ पे सावर दे दिया, और सावर जो है ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो याद रखना भैया ये राजस्थान में पड़ती है, कहाँ पर, RJ मतलब राजस्थान में। और बुलर झील जो है ये मीठे पानी की झील है ना, ये मीठे पानी की झील है। ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये पड़ती है भैया जम्मू कश्मीर में, है ना। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो ये आप ध्यान रखना। और डल झील जो है ये कौन से स्टेट में स्थित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। तो यहाँ से आपने, अगर आपको ये पता होगा कि कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, तो आप तुरंत गैस का नाम टिक कर देंगे, क्योंकि वो विधि कौन सी है, हाइड्रोजनीकरण है ना। कौन सी विधि द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे गैस का भी प्रयोग हाइड्रोजन ही किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा,
सही जवाब हो जाएगा। और ये लगभग 71% पाई जाती है सूर्य में, है ना, ऐसा ही है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। 71 या 72% जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन सूर्य में पाई जाती है और फिर हीलियम पाई जाती है ना। और ये नाभिकीय संलयन पर कार्य करते हैं सूर्य जो है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और वो हाइड्रोजन बम जो होता है वो भी क्या करता है, वो भी नाभिकीय संलयन पर ही कार्य करता है ना। और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है। तो मानव के बाल में जो मौजूद प्रोटीन है उसका नाम क्या है, कैराटीन या हिस्टिडीन या आइसोल्यूसिन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है दोस्त वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना भैया यहाँ पे कैराटीन आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और याद रखना मानव के बाल में होता है और ये गेंडे के सींग में भी होता है। भाई जो गेंडा होता है ना, गेंडे का जो अकेला सींग होता है नाक के ऊपर, तो इसमें भी यही प्रोटीन पाया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत दिवस किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के साथ मनाया जाता है। अगर आपको पता होगा कि स्वच्छ भारत दिवस कब मनाया जाता है तो आप बिल्कुल सही जवाब बता देंगे, क्योंकि ये भैया याद रखना ये 2 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन सी जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना ये स्वच्छ भारत दिवस की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है ना। तो 10वीं वर्षगांठ है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये अभी 2 अक्टूबर को मनाया गया है, तो हो सकता है 2 अक्टूबर से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्न में से उपराष्ट्रपति जी किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं वो किसके अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष किसके होते हैं, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, है ना, राज्यसभा के सभापति। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, तो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। और चलते हैं इसके साथ ऑप्शन ए को सही करते हुए। और अगला क्वेश्चन है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है। आनंद मठ पुस्तक जो है उसके लेखक यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना भैया वो हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी जी, जो कि ऑप्शन सी में दिए गए हैं। और महात्मा गांधी जी से तो आपको पता ही होगा, माई एक्सपेरिमेंट विद्यातूत, मेरे सपनों का भारत, हिंद स्वराज, ये सब आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न जो है कि उत्तर मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है। उत्तर मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी आप बताइएगा। तो देखो उत्तर मध्य रेलवे का जो स्थापना वर्ष है वो तो है 2003। क्या है, 2003। इसका डेट था 1 अप्रैल। ये भी याद रखना भैया क्या था, 1 अप्रैल था, ठीक है ना। मैं लिखता इसलिए हूँ कि मुझे भी याद रहना चाहिए, है ना। तो याद रखना भैया 1 अप्रैल 2003। 2010 में किसकी स्थापना हुई थी, कौन से रेलवे जोन की हुई थी, तो याद रखना 2010 में हुई थी मेट्रो रेल कोलकाता, है ना, मेट्रो रेल कोलकाता। तो ये भी आप ध्यान रखना, मेट्रो रेल कोलकाता, और इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। 2019 में भैया, ये तो अभी जल्दी की बात है, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि भैया ये दक्षिण तटीय रेलवे जिसका मुख्यालय है विशाखापत्तनम, है ना। क्या है, विशाखापत्तनम। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है नरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है। नरेगा, मैंने आपको ये भी बताया था कि नरेगा जो है इसका शुभारंभ कब हुआ था और इसका पूर्ण रूप बताया। फिर मैंने ये भी बताया था आप इसका नाम मनरेगा हो गया है ना, ये भी आपको बताया था। तो यहाँ पे याद रखना भैया नरेगा का पूर्ण रूप पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। और इसे अगर हिंदी में देखेंगे तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसका जो शुभारंभ है, पहले तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका शुभारंभ जो है एक बार आप क्या करेंगे, फिर से देख लेंगे और नोट भी कर लेंगे। इसका शुभारंभ हुआ था 2 फरवरी 2006 में, है ना। इसका जो नाम था वो मनरेगा कब हुआ, तो मनरेगा इसका नाम हुआ था 2009 में। कब हुआ था दोस्त, 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था। ये भी याद रखना 2 अक्टूबर को किया गया था, क्योंकि इसका तभी नाम मनरेगा हुआ था। कब, 2 अक्टूबर को। मनरेगा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट।
और इसके अकॉर्डिंग जो है आपको 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अब यहाँ पे नरेगा और मनरेगा में आपको फर्क भी पता चल गया होगा, और दूसरा ये भी है कि आपको ये भी पता चल जाएगा नरेगा कब स्टार्ट हुआ था और इसे मनरेगा कब कन्वर्ट किया गया, 2 अक्टूबर 2009 को, मतलब 3 साल बाद। और यहाँ पे सही जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन है वो कब किया गया था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे और किसके द्वारा किया गया था ये भी बता देना। अगर पता हो तो बताना पूरा, और नहीं तो आपको नोट करना है। भैया इसका गठन जो है 1902 में किया गया था। कब किया गया था? 1902 में किया गया था। और उस टाइम जो वायसराय था उसके द्वारा किया गया था। वायसराय कौन था? तो याद रखना भैया वो था कर्जन। कौन था? कर्जन। तो ये आप कर्जन को भी याद में रखेंगे, ठीक है ना। कर्जन द्वारा किया गया था 1909 में। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे अगला पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? और तुरंत दोस्त मदर टेरेसा को टिक कर देंगे, है ना। सभी ने कर दिया होगा लेकिन जवाब गलत है, कट गया ना चालान, इसीलिए प्रश्न को पढ़ो। देखो यहाँ पे पहली महिला पूछी है, ना कि पहली भारतीय महिला पूछी है। तो पहली महिला यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत क्या करेंगे? मैडम क्यूरी को टिक कर देंगे। सबसे पहले मैडम क्यूरी को मिला था। और कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 1903 में मिला था। और नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1901 में हुई थी, है ना। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है 1903 में इन्हें मिला था। अब यहाँ पे अगर मदर टेरेसा जी की बात करेंगे तो याद रखना 1979, ठीक है ना। मैंने ऐसे ट्रिक से याद कर रखा है। इन्हें कब मिला था? 1979, मतलब 1979 में मिला था शांति के लिए। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, इन्हें मिला था शांति के लिए। और इन्हें मिला था मैडम क्यूरी को मिला था वो क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता की खोज के लिए। तो रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है कि रवि आहूजा को किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। भाई ये आपके करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। रवि आहूजा, मैं बता दूं ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है ना। ये भारतीय मूल के हैं, पहली चीज। अब इन्हें आप ये बताओ कि किसके इन्हें सीईओ नियुक्त किया गया है। तो याद रखना भैया सोनी पिक्चर्स इंटरटेनमेंट, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप करना चाहते हो मेरी थोड़ी सी हेल्प, तो मेरे जो भी नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं, एक बार आप लाइक वाला बटन जरूर दबा देंगे, ठीक है ना। और अगर क्लास आपको पसंद आए तो आप देखो पूरा क्लास देखना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना। जब आपको लगे कि हाँ भैया मुझे सही क्वेश्चन करवा रहे हैं और मुझे समझ आ रहा है अगर आपको, तो सब्सक्राइब करना, बेल वाली आइकन दबा देना। और साथ में हो सके तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ में और अपने ग्रुप में शेयर कर देना। अब नॉन स्टॉप चलेंगे 50 क्वेश्चनों तक। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया हमारा कि पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की लंबाई कितनी है। पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे की जो लंबाई है वो कितनी है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे आप याद रखना आपका सही जवाब हो जाएगा 4348 किलोमीटर, मतलब 4348 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ये भी आप याद रखना। और इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उस दिन आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि मालीगांव बताया था ना। मालीगांव ये कहाँ? गुवाहाटी में पड़ता है ना। गुवाहाटी में पड़ता है। गुवाहाटी जो है ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? ये भी देखो आपको याद आया होगा, मैंने एक बार बताया था ना, ब्रह्मपुत्र। क्या बताया था? ब्रह्मपुत्र। तो हो सकता है आपको याद आया हो। और ये मालीगांव गुवाहाटी में पड़ता है। इसकी जो स्थापना है ना वो भी आप नोट कर लो। इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। कब की गई थी? 1958 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और मैं आपको बता दूं कल क्लास नहीं हो पाई है ना। मेरा ना कल एक्सीडेंट हो गया था, है ना। बाइक स्लिप मार गई, एक बच्चा अचानक से निकल गया। मतलब साइकिल रेसिंग कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे, और अचानक से वो रोड पे आ गया। वो आया और मैंने बाइक रोकी। अब रोका तब तक स्लिप मार गई। तो मैं रगड़ता हुआ जाके उसको बच्ची की साइकिल में बाइक का टायर लग गया जाके। हालांकि उसको बच्चे को कुछ नहीं हुआ और मेरे तो थोड़ी सी चोट लग गई। तो इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई। और मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस रगड़ गया।
और बिल्कुल दोस्त सॉरी कल मैं आपको क्लास नहीं करा पाया, लेकिन अब आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है, भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो याद रखना भैया, ये की गई थी 1897 में। कब की गई थी, 1897 में की गई थी, तो ये आप याद रखना। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ की गई थी, तो वो भी बिल्कुल आप याद रखना भैया, ये दार्जिलिंग में की गई थी। कहाँ पर, दार्जिलिंग में की गई थी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है भारत में जल विद्युत केंद्र की स्थापना, हाँ दार्जिलिंग में की गई थी, 1897 में की गई थी, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। और देखो दूसरा जो था वो 1902 में किया गया था। कौन सी नदी पर, वो था शिव समुद्रम नदी पर, ये भी आप याद रखना। शिव समुद्रम नहीं, शिव समुद्रम था और नदी थी कावेरी, माफी चाहते हैं कावेरी, ठीक है ना। दूसरे का नाम था शिव समुद्रम और ये कावेरी नदी पर किया गया था, तो ये भी आप याद रखें। और प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी 1897 में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया गया है, किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन किया गया है। किस अनुच्छेद में केंद्रीय वित्त आयोग का जो गठन है वो किया गया है, तो ये तो मैंने आपको कई बार बताया है ना। 280 आर्टिकल 280 आपको मैंने कई बार बताया है। और वित्त आयोग का जो गठन है वो करता कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए, तो याद रखना हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। आर्टिकल 368 क्या है, संविधान संशोधन, है ना। संविधान संशोधन जो है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया गया है, निम्न में से जीएसटी कौन सा कर है। जीएसटी जो है वो कौन सा कर है, प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, या फिर ए बी दोनों। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो याद रखना भैया, पहले तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट नहीं लिया जाता है ना। तो ये क्या हो गया, एक अप्रत्यक्ष कर हो गया। जीएसटी का जो शुभारंभ है, देखो इसे लिख लो, मुझे नहीं लगता इससे आगे आपके पेपर में कुछ पूछा जाएगा। तो याद रखना भैया 1 जुलाई 2017 को किया गया था, है ना। शुभारंभ कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को किया गया था। पहला देश कौन सा था, वो पहला देश कौन सा था जिसने जीएसटी लागू किया था, बताओ। तो याद रखना भैया, वो पहला देश था फ्रांस। कौन था, फ्रांस था, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस ने कब लागू किया था, पहला देश तो फ्रांस था, फ्रांस ने कब लागू किया था, तो याद रखना भैया 1954 में किया था। कब किया था, 1954 में किया था। अब अगर हम बात आपसे ये पूछ दें कि हमारा जो जीएसटी है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है ना, किस देश के मॉडल पर आधारित है। देखो यहाँ पे समझते हुए चलना है क्वेश्चनों को। अगर मॉडल की बात करेंगे तो याद रखना भैया कनाडा मॉडल पर है। कौन सा, कनाडा मॉडल पर आधारित है, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि जो हमारा जीएसटी है उसे राष्ट्रपति जी ने कब मंजूरी दी थी, है ना, कब मंजूरी दी थी, तो वो भी याद रखना भैया 8 सितंबर 2016 को मंजूरी मिली थी और 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी और 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया। कनाडा मॉडल पर आधारित है। पहला देश फ्रांस है जिसने 1954 में ही, जब मतलब कि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, है ना, तब उससे उसी टाइम मतलब कि 2054 में 1954 में आपने यहाँ पे जीएसटी लागू कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था। विक्रम संवत का जो आरंभ है वो कब हुआ था। यहाँ पे पता है, मैं आपको बताऊं, बहुत से दोस्तों के साथ में एक डाउट हो जाता है कि 78 ईसा पूर्व या 58 ईसा पूर्व या 57 ईसा पूर्व, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना भाई, कहीं तो आपको 58 ईसा पूर्व भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन सही जवाब आपका 57 ईसा पूर्व, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है ना। तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का आरंभ हुआ था और जिसपे हमारा कैलेंडर आधारित है वो होता है शक संवत। कौन सा, शक संवत। तो शक संवत 78 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 78 ईसा पूर्व में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और ये शक संवत किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कि कुषाण वंश का एक प्रतापी राजा था और ये इसका रेशम मार्ग पर भी कब्जा था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान
की शुरुआत किस राज्य में की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत जो है वो किस राज्य में की है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड आपका जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कि एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि जो हेनसांग था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? बताओ। तो आप तुरंत बताएंगे हेनसांग मैया हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेनसांग जो भारत आया था वो कब आया था, तो याद रखना भैया 630 ईसा पूर्व। ये मुझे लगा कि ये प्रश्न ना पूछा गया था किसी से, किसी मतलब रेलवे के ही पेपर में शायद पूछा गया था कि हेनसांग जो है वो भारत कब आया था। तो 630 ईसा पूर्व आया था, क्योंकि और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में क्यों आया था? क्योंकि हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 तक था, है ना। 606 से 647 तक था और ये 630 में आया था, तो ये हेनसांग के शासनकाल में भारत आया था। तो ऐसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं, ये हमारा करंट का क्वेश्चन था और यहाँ पे हमने जवाब कर दिया था झारखंड, जो कि ऑप्शन सी। और ये जितनी भी प्रधानमंत्री जी द्वारा योजनाएं चालू की जा रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, ये विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। और ये आपके करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से संसद का सत्र नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो संसद का सत्र नहीं है? बजट सत्र, मानसून सत्र या शीतकालीन सत्र? फटाफट देखो इसका जवाब करो और गलत जवाब मत करना क्योंकि चालान कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये सब संसद के सत्र हैं, ये है बजट सत्र। और बजट सत्र जो है ये कब, मतलब इसका जो काल होता है ना, जिसका जो बोल सकते हैं इसका जो एक लिमिट होती है वो याद रखना भैया, ये फरवरी से मई तक रहता है। कब तक? फरवरी से मई तक बजट सत्र रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे मानसून सत्र जो दे रखा है, मानसून भी याद रखना भैया, ये जुलाई से कब तक रहता है? जुलाई से सितंबर तक, ठीक है ना, क्योंकि फिर सर्दी आ जाती है। हाँ, जुलाई से सितंबर तक, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है भाई। मानसून जुलाई में मतलब कि बरसात का मौसम बन जाता है ना, ऐसा समझ लो। और फिर ये सितंबर तक रहेगी, क्योंकि फिर अक्टूबर में भाई सर्दी आने लगती है। अब सुबह अगर 3 बजे उठ के कहीं जाओ बाइक से, फिर देखो कितनी सर्दी लगती है। अब शीतकालीन सत्र जो है ये भैया सीधी बात सर्दी की बात आ गई, है ना। तो याद रखना भैया ये नवंबर और दिसंबर होता है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो तीनों सत्र मैंने बताया ना आपको, तो इन तीनों का अवधि भी आपको नोट कर लेनी है कि कौन सा कब तक रहता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से कामयानी किसकी कृति है? कामयानी जो है वो किसकी कृति है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना कामयानी जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। किसकी? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे रखा है वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये हिंदी भाषा का महाकाव्य है ना, हिंदी भाषा का महाकाव्य है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे हिंदी भाषा में। और ये जो प्रकाशित हुआ था वो भी याद रखना भैया, ये 1936 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1936 में ये प्रकाशित हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे वृंदावन लाल वर्मा जी का नाम दिया गया है, इनसे एक याद रखना उपन्यास वो मृगयानी। क्या है? मृगयानी, ठीक है ना, मृगयानी। तो मृगयानी जो है ये भी आप याद रखना ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पे देखो ना और होना चाहिए था, मृगन यानी या मृगयानी, ऐसे याद रखना, ठीक है। वृंदालाल वर्मा। और यहाँ पे देखो ये जो महर्षि पाणिनि जी दिए गए हैं, इनका तो आप सभी को पता होगा, अष्टाध्यायी है ना, अष्टाध्यायी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। टीकाकरण द्वारा किसको नियंत्रित किया जा सकता है? टीकाकरण द्वारा। तो मैं आपको बताऊं टीकाकरण द्वारा किसको नियंत्रित कर सकते हैं इनमें से? तो भैया सिर्फ मधुमेह को, है ना। इंसुलिन लगता है, इंसुलिन का टीका लगता है। और मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले बताया भी था कि इंसुलिन की जो खोज है वो किसने करी थी। इंसुलिन की जो खोज है वो किसने करी थी, ये आज आप कमेंट बॉक्स में बताना। एक आपके लिए ये आज HW में आपको देता हूँ, ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कहते हैं कि ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। और यहाँ पे देखो दिया गया है निम्न में से अनुच्छेद 779 ए किससे संबंध है? भाई यहाँ पे आर्टिकल 279 ए पूछ दिया गया है। तो आर्टिकल 279 ए जो है ये याद रखना भैया, ये GST से संबंधित है। किससे? GST से।
याद रखना भाई, देखो जीएसटी से संबंधित है। आपको संशोधन तो पता होगा कि 101वां संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी जोड़ा गया था, है ना। लेकिन ये भी याद रखना कि भैया ये 279A अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन जो अभी मैंने आपको बताया था 368, है ना, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो और बाद बाकी जीएसटी से मैंने जो भी बताया है सभी को नोट कर लेना, हो सकता है कि पेपर के अंदर दोस्त पूछ लिया जाए। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि पोंगल त्योहार किसकी पूजा की जाती है। पोंगल त्योहार में किसकी पूजा की जाती है, मैं गलत पढ़ गया था। तो यहाँ पे प्रश्न है कि पोंगल त्योहार में किसकी पूजा की जाती है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो भैया पहले तो आप याद रखना इसमें ना सूर्य जी और देव इंद्र, ठीक है ना, इंद्रदेव मतलब, और ए और बी दोनों क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन में अगर आपको सूर्य भी मिले तो आप टिक कर देना, ठीक है ना। अगर इंद्रदेव ना मिले तो भी आप कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य मिले आप टिक कर देना। और मैं आपको बता दूं ये ना फसल कटाई के टाइम पर किया जाता है, फसल कटाई के टाइम पर मनाया जाता है। और ये देखो वैसे तो विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाते हैं, है ना। तो याद रखना भैया तमिलनाडु में भी मनाते हैं, आंध्र प्रदेश में भी मनाते हैं, कर्नाटक में भी मनाते हैं और केरल में भी मनाते हैं। तो ये आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, आप 4 स्टेटों को याद रखना। चारों में मनाया जाता है लेकिन विशेष रूप से ऑप्शन में अगर पूछेगा तो तमिलनाडु ही पूछेगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है। देखो भैया ये आपके करंट का क्वेश्चन है, और 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण जो है वो किया है, तो ये तो आपसे हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो वो कौन सा राज्य है, तो याद रखना भैया वो है असम। और असम ने NRC, है ना, सॉरी मैं यहाँ पे HRC लिख रहा हूँ, NRC रसीद जारी कर दी आधार कार्ड के लिए, है ना, मैंने उस दिन आपको बताया भी था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया है चालक में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। देखो दोस्त ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको हार्ड लगे, लेकिन इसका जवाब जो है वो गलत मत करना। अगर ना पता हो तो सुनना कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो चालक में बल की जो दिशा है वो किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किसके? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन ए जो यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है। कौन सी कोशिका जो है अपना आकार बदल सकती है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो WBC और RBC, मतलब ए और बी दोनों, सी क्या है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। और इससे पता है मैंने जो रेलवे की किताब से पढ़ा था तो उसमें WBC दिया था सिर्फ, ठीक है ना। हो सकता है आप किसी बुक में पढ़ें और आप कहें कि भैया वहाँ पे RBC नहीं था। तो मैं आपको बताऊं जब मैंने इस क्वेश्चन को गूगल किया और गूगल करने के बाद जो आंसर देखा तो मुझे पता चला कि WBC और RBC दोनों कोशिका अपना आकार बदल सकती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्न में से मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो हैं वो भारत में कहाँ पाए जाते हैं, आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपका सही जवाब जो है वो तो होना चाहिए, यहाँ पे बहुत से स्टेटों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सही जवाब आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल। और मैंने बहुत से स्टेटों की बात की है तो याद रखना पश्चिम बंगाल हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और आंध्र प्रदेश के साथ में उधर वो तमिलनाडु भी आ जाएगा, ठीक है ना, तमिलनाडु भी आ जाएगा। उसके बाद आपका तमिलनाडु के बाद गुजरात भी आ जाएगा, और गुजरात के बाद आपका केरल भी आ जाएगा और गोवा भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और केरल और गोवा और पश्चिम बंगाल मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भारत में, इतनी जगह। और ऑप्शन में यहाँ पे पश्चिम बंगाल दिया था तो पश्चिम बंगाल ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडार रहता है। इनमें से आपको बताना है कि यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है उनमें से आपका सही जवाब जो है वो याद रखना विटामिन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ए आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्त हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। और ये देखो भैया ये आप याद रखना, आपकी करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, और ये हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर। तो यहाँ पे अनुराग गर्ग जी जो हैं ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको बताऊं प्रमुख नियुक्तियां याद रखना है आपको, और पड़ोसी देशों के जो नए नए प्रधानमंत्री बनते हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि की गति
किस में धीमी होती है, ध्वनि की जो गति है वो किस में धीमी होती है, यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो भैया, यहाँ पे सही जवाब इनमें से हो जाएगा आपका गैस, ठीक है ना। हो सकता है अगर हवा मिल जाता तो हवा भी आप टिक कर सकते थे, अगर यहाँ पे हवा दिया होता तो आप हवा में टिक कर सकते थे, क्योंकि जो वायु है, हवा है, वो क्या है, वो भैया गैसों का मिश्रण ही तो है ना। क्या है? गैसों का मिश्रण है, तो ये आप याद रखना। और हवा में ध्वनि का जो वेग होता है वो कितना होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो वो कैसे बताते हैं, वो कहीं कहीं आपको 332 सॉरी यहाँ पे 22 लिख रहा हूँ, 332 मीटर प्रति सेकंड भी मिल जाएगा और 333 मीटर प्रति सेकंड भी लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर 32 है तो आप टिक कर देना, आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ। और देखो एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ, प्रश्न का जवाब तो आपका गैस हो ही गया है। याद रखना है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक किस में होता है, तो याद रखना भैया ठोस में सबसे ज़्यादा होता है ना। सबसे कम गैस में, सबसे ज़्यादा ठोस में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न में। निम्न में से जड़ों के रूपांतरण है, निम्न में से जड़ों के रूपांतरण है, इनमें से भैया कौन सा है? तो आलू, प्याज, मूली, इनमें से क्या होगा आपका सही जवाब? तो याद रखना, जैसे कि भैया एक आपका मूली होता है, ये भी जड़ ही तो होती है। एक आपका गाजर होता है ना, गाजर होता है। तो ये मूली और गाजर जो हैं ये जड़ों के रूपांतरण होते हैं। अगर आलू और प्याज की बात करें तो ये आपने देखे होंगे, जो खेत करते होंगे मेरी तरह गांव वाले होंगे, उन्हें मालूम होगा कि भैया ये तना में लगता है ना। कहाँ लगता है? तना में लगता है ना। तो याद रखना, तने का अगर रूपांतरण पूछा जाएगा तो आप आलू और प्याज को टिक कर देंगे, अगर जड़ों का पूछा जाएगा तो मूली और गाजर को करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया गया है, पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो याद रखना भैया, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? ये जो होती है ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और एक चीज़ आप और ध्यान रखना, इसे सॉरी, मास्टर ग्रंथि तो कहते ही हैं, ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है ना, सबसे छोटी होती है। और इसे एक नाम और दिया गया है, पीयूष नाम, है ना। तो पीयूष भी आपको याद रखना है, इसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। शरीर में, मस्तिष्क में पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं, और कान में तो स्टेपिस हड्डी होती है। और यहाँ दिया गया है, दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व है, घटता है, बढ़ता है या समान रहता है? तो जब दूध से क्रीम निकाल लोगे ना, तो जो दूध का घनत्व है ना वो दोस्त बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे तुरंत लगा देंगे हम अपना सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? इंद्रधनुष के बीच का जो रंग होता है वो क्या होता है? पहले तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे 1, 2, 3, ये चौथा पूछा गया है। और यहाँ पे देखो, मैं इन सबको हटा देता हूँ। देखो 1, 2, 3, 3 इधर छोड़ दो, 1, 2, 3 इधर छोड़ दो। ये वाला कलर पूछा गया है, कौन सा होता है? तो आप क्या बताएंगे? तो भैया मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कलर है वो आता है हरा। कौन सा आता है? हरा कलर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इंद्रधनुष में जो बीच का कलर होता है वो हरा होता है। चलो मैं यहाँ पे आपको 7 रंग बता देता हूँ। पहला आपका होता है बैगनी। कौन सा होता है? पहला बैगनी होता है। दूसरा आपका होता है इंडिगो, ठीक है ना। कौन सा होता है? इंडिगो होता है। तो ये आपको ध्यान रखना। और तीसरा जो आपका है वो होता है नीला। कौन सा होता है? नीला। चौथा आपका होता है हरा। पांचवा आपका होता है पीला। और छठा आपका जो होता है वो होता है नारंगी। और सातवां जो आपका होता है वो होता है लाल। कौन सा होता है? लाल। तो यहाँ पे जो बीच वाला कलर है कौन सा आ गया? हरा आ गया ना। तो ये आप ध्यान रखें और सभी को लिख लो। ये आपका बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, और ये आपका ये आपका हरा हो गया। और हरा के बाद आता है पीला, और पीला के बाद आपका आता है नारंगी, नारंगी के बाद आता है लाल। तो ये आप 7 कलर याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। केंद्रीय कैबिनेट में चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? भैया कितने करोड़? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? देखो करंट का क्वेश्चन है, पढ़ लो, क्योंकि ये चंद्रयान 4 से संबंधित है। तो यहाँ पे याद रखना भैया, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ना वो पहला ही सही है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए। कितना बना जाके भैया? ये पॉइंट लग गया यहाँ पे। यहाँ पे याद रखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 2104.06 करोड़ रुपया दिया गया है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। और इतना पैसा अगर हमारे पास होता तो हम लोग क्या करते? सभी चंद्रमा पे चलते हैं ना। और चलो यहाँ पे देखो दिया गया है, क्वेश्चन पे ध्यान दो कि निम्नलिखित में से दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी?
निम्नलिखित में से दीन ए इलाही धर्म की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आप क्या बताएंगे। भैया ये अकबर द्वारा की गई, तो याद रखना ये 1582 में हुई थी। कब हुई थी? 1582 में। इसमें तो अकबर ने, ये 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, है ना। कौन सा हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था, तो ये भी आप याद रखना। और अकबर का जो राज्यरोहण है ना, राज्यरोहण, वो भी भैया इसी टाइम हुआ था। कब? 1556 में हुआ था। और देखो हल्दी घाटी का युद्ध याद रखना, ये 1576 दिया ना, इसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और प्रश्न का जवाब जो है 1582 हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया गया है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो कौन था और इसका कार्यकाल क्या था, पता है क्या आपको? नहीं पता है तो याद रखना वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन ए। इसका जो कार्यकाल था वो भी याद रखना भैया 1772 से कब तक था? 1772 से 1785 तक। हाँ सही है, 1772 से 1785 तक। और 1772 में ही कलेक्टर का पद भी बना था, है ना। डीएम का पद जो है, कलेक्टर का पद, वो 1772 में ही बना था। और देखो यहाँ पे आपको और बता दूं, रॉबर्ट क्लाइव का नाम आपको दिखाई दिया होगा। रॉबर्ट क्लाइव से आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल में द्वैत शासन जो है ना, द्वैत शासन जो है वो इसके ही शासनकाल में लागू हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ जो है वो कब हुआ था? भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहले किसे दिया गया, तो प्रथम व्यक्ति कौन था, तो आप क्या बताएंगे? पहले तो याद रखना भैया 2 जनवरी 1954 में हुआ था, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखना भैया 2 जनवरी 1954 में हुआ था, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर मैंने आपसे पूछा था कि प्रथम व्यक्ति कौन था, तो याद रखना सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। किसे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को ये सर्वप्रथम दिया गया था, ये भी आप याद रखना। और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है। प्रथम महिला पूछा जाएगा तो इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। किसे? इंदिरा गांधी जी को 1971 में दिया गया था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कब दिया गया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? मेरे बहुत से दोस्तों ने कोसी नदी बिल्कुल टिक कर दिया होगा, जो कि आपका गलत जवाब हो चुका है, ठीक है ना। कोसी नहीं, दामोदर नदी होगा। कोसी नदी आप अगर टिक कर रहे हैं तो याद रखना भैया बिहार का शोक बोलते हैं। किसका? बिहार का। जैसे जब इसमें बाढ़ आती है ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। तो कोसी जो है बिहार और दामोदर जो है वो आपका हो जाएगा बंगाल। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, देखो यहाँ पे बहुत सही से आपको क्वेश्चन को समझना है, ठीक है ना। देखो मानव शरीर में मानव खोपड़ी में जो है वो तो होती हैं 22 हड्डियाँ, जो कि इसमें एक चीज़ याद रखना, जो कपाल हड्डियाँ होती हैं ना, कपाल हड्डियाँ वो 8 होती है। जो कपाल हड्डियाँ होती हैं वो 8 होती हैं, ठीक है ना। और जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं वो 14 होती हैं। जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं वो 14 हड्डियाँ होती हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब कोई गलती तो आपसे नहीं होगी ना दोस्त। और देखो एक चीज़ याद रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है? तो याद रखना भैया वो 1 मिनट में 16 से लगभग 18 बार सांस लेता है ना। क्या होती है? 16 से 18 होती है। तो ये आप याद रखना। रक्तचाप क्या होता है? रक्तचाप जो है वो कितना होता है? तो वो भैया 120 से 80 होता है ना। पेपर में ये गलत मत, उल्टा मत लगाना, ये पेपर में ध्यान रखना 120 से 80 मिमी होती है। तो ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और देखो मस्तिष्क का जो भार है वो उस दिन मैंने आपको बताया था कि 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के लगभग होता है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना। मानव शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं और एक नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया था? अब यहाँ पे बहुत से दोस्त मेरे 24 जनवरी 1950 को टिक करेंगे, है ना। लेकिन दोस्त यहाँ पे सही जवाब आपका 27 दिसंबर 1911 हो जाएगा। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में ये गाया गया था। और याद रखना ये कहाँ पर गाया गया था, तो वो भी आप याद रखना भैया ये कोलकाता में गाया गया था। इसे स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था, ठीक है ना। इसके गाने की जो लिमिट है वो 52 सेकेंड की है। कितनी है?
52 सेकंड की है। संविधान सभा ने स्वीकार किया था ये 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो दोस्त, आप 47वां क्वेश्चन है। आपको अगर क्लास पसंद आई हो ना, तो मेरे जो भी दोस्त मुझे अभी तक देख रहे हैं, अगर आपने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ एक बार आप भाई की सपोर्ट कर दो यार थोड़ा सा, और लाइक वाला बटन दबा दो दादा, ठीक है ना। और देखो मैं दादा कह रहा हूँ, मेरी आदत है, मैं अपने दोस्त वगैरह जो भी हैं भैया ये सबसे दादा बोलता हूँ, दादा तो दादा निकल रहा है। और देखो माफ़ी चाहता हूँ, और देखो एक बार शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, अब क्लास को यार शेयर कर देना, ठीक है ना, बनता है मेरा ये। और सब्सक्राइब तो आप करोगे ही करोगे, मैंने आपसे बोला है ना, पसंद आएगी तो सब्सक्राइब आप करोगे, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ठीक है ना दोस्त। अब देखो यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज जो है वो किस वर्ष में स्थापित हुआ था और कहाँ पर हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखना भैया 1875 में हुआ था। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो भैया ये मुंबई में है ना। कहाँ पर है, मुंबई में है। तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, ऐसे क्वेश्चन तुरंत टिक करोगे। और यहाँ पे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या है वो कितनी है। तो ये तो प्रश्न देखो दोस्त बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। याद रखना ऑप्शन बी 15 क्या हो जाएगा आपका सही जवाब। और मेरे बहुत से दोस्तों को इसका आंसर बिल्कुल सटीक पता था। और दोस्त अब अपने क्लास में कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तुरंत बताएंगे भैया तमिलनाडु। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। तो इससे आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है। सूरजताल जो झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, बिहार, हिमाचल प्रदेश या असम। तो याद रखना भैया ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही जवाब। और ये मैं आपको बता दूं समुद्र तल से ये 4890 मीटर की ऊंचाई पर है। कितना, 4890 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो दोस्त आज के क्वेश्चन आपके 50 पूरे हुए, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा। और क्योंकि यार थोड़ा सा डाटा की दिक्कत है इसलिए नहीं हो पाता है, और जैसे ही डाटा मुझे मिलता है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और मैं आपको बता दूं आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और यार एक लाइक तो बनता है, ठीक है ना, लाइक कर देना, मैं आपको पार्टी दे दूंगा। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे मेरी तरफ से आपको पार्टी मिल जाएगी, ठीक है ना दोस्त। तो मिलते हैं बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।